गेसिंग आई फ्लाई किस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गेट बी और बैट 2021 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। देखिए काफ़ी आसान है ये बोलना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये था और ये नहीं था, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि अगर आंसर जो हमने चूज़ किया वो नहीं था तो क्यों नहीं था। गेट बी और बैट 2021 का सिलेबस काफ़ी वाइड है और यहाँ कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने केवल वो क्वेश्चन पिक किए हैं जो डीएनए बायोलॉजी के होते हैं। जब मैं डीएनए बायोलॉजी बोल रहा हूँ, हालांकि काफ़ी बड़ी ब्रांच है, लेकिन हम डीएनए बायोलॉजी की फाउंडेशन की बात करें तो इसमें आता है रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन से लेके ट्रांसलेशन तक की कहानी, जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और साथ में जीन रेगुलेशन, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। तो ये सारी कहानियां हम लोग डीएनए बायोलॉजी में पढ़ते हैं और अब हम लोग केवल उन क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं जो इन दोनों एग्जाम में आए थे इसी सब्जेक्ट के। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के ही क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन की आईडी है 539 और यहाँ ऑप्शन जो हमें दिए गए थे वो हैं अ कोडोन इज नॉट ऑलवेज अ ट्रिपलेट। देखिए जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये ढंग से समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो सही मायने में आपके सामने चार जो ऑप्शन हैं उन्हें आप ट्रू फॉल्स के रूप में प्ले कर सकते हैं। जब भी आप जेनेटिक कोड पढ़ते हो, क्योंकि देखिए ये चारों ऑप्शन जो हैं जेनेटिक कोड को लेकर के हैं, तो जेनेटिक कोड में सवाल है तो वहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। कोडोन इज नॉट ऑलवेज अ ट्रिपलेट, तो ये नॉट ऑलवेज अ ट्रिपलेट वाली कहानी गलत है क्योंकि कोडोन हमेशा ट्रिपलेट ही होता है। याद है कोडोन में जो 3 अल्फ़ाबेट हैं उसी के बेस पे तो हमने 64 कोडोन की बात की थी। अगर कोडोन ट्रिपलेट नहीं होता, मतलब 3 की बजाय 2 का होता है या 4 का होता है, तो फिर आप नंबर ऑफ कोडोन 64 की बात नहीं करते कभी भी। ये पहली ही बात जो है ये फॉल्स है। फिर इसके बाद जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है फ्रॉम प्रोटोजोआ टू ह्यूमन, ये पूरी तरीके से सही है। अगर मैं जीनोम की बात करूं तो विद सम एक्सेप्शंस, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम पढ़ने के तरीके थोड़े से अलग हैं जो हम एक्सेप्शन के रूप में देखते हैं। AUG इज द इनिशिएशन कोडोन एंड आल्सो कोड फॉर मैथ्योनिन, ये बात भी ठीक है। स्टार्टिंग कोडोन हमारा AUG होता है और लास्ट होता है टर्मिनेटर कोडोन। 3 होते हैं जिनमें से एक है UGA। तो मेरे पास ये ऑप्शन ट्रू है, ये ट्रू है, ये मोर और लेस ट्रू है और ये टोटली फॉल्स है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट नंबर 2155 जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जेनेटिक कोड आप जब पढ़ो तो उसमें हमेशा याद रखो कि कौन से कोडोन्स मोर देन 4 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्रोलीन की बात करूं तो प्रोलीन को कोड करने वाले 4 कोडोन हैं। सिमिलरली थ्रियोनिन के लिए 4 कोडोन है। तो कौन कौन से अमीनो एसिड ऐसे जिनके लिए एक एक ही कोडोन अवेलेबल है, जैसे कि मैथ्योनिन हो गया। सिमिलरली स्टॉप कोडोन्स कौन से हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से कोडोन की जानकारी हमेशा अपने टिप्स पर रखनी चाहिए और साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले एक्सेप्शन है उनका भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन दूसरा, ये गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अनदर एज रीजन आर। तो जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं क्योंकि असर्शंस और रीजंस को समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए आपको बढ़िया सा ज्ञान होना जरूरी है। केवल ऊपरी तौर पे ही लिया हुआ ज्ञान यहाँ मुश्किल में डाल देता है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी गहराई में चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक दिया गया है असर्शन, एक स्टेटमेंट, मोस्ट ह्यूमन पास एक्यूरेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और उसका रीजन दिया गया है इन स्पाइट ऑफ हाई म्यूटेशन रेट द सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम चेंजेस बाय ओनली अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग डिवीजन। इन द लाइट ऑफ above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अब ऑप्शनों पर अगर ध्यान देंगे तो इन्होंने फॉल्स ट्रू की बात कर रखी है और फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो यानी कि सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट असर्शन ए और असर्शन रीजन आर, इन दोनों को आपको चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, फिर आप अपने ऑप्शन पिक करोगे। तो जो पहला असर्शन है आपका वो है मोस्ट ह्यूमन पास एक्यूरेट जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हम अपना डीएनए एग्जैक्टली ऐसा कैसा भेजते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में, हमारे बच्चे हमारे जैसे ही होते हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट नंबर ए जो है ये है ट्रू। तो जहाँ जहाँ फॉल्स रखा है स्टेटमेंट ए वो तो आप भूल ही जाओ, ये तो ऑप्शन माने वाला नहीं है। तो जहाँ ए ट्रू है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में, 3 में, 4 में,
तो इनमें से कोई एक आंसर बनने वाला है। अब आते हैं इसका कारण क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन अपने एग्जैक्टली सेम जीनोम को नेक्स्ट जनरेशन में दे पाता है। तो जो रीज़न दिया गया था इसका वो है, इन स्पाइट ऑफ हाई म्यूटेशन रेट द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम चेंजेस बाय ओनली अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग डिवीजन। बहुत ज़्यादा म्यूटेशन का रेट है, उसके बावजूद भी ह्यूमन जीनोम में चेंजेस काफ़ी कम आते हैं। तो अब अपने आप से सवाल कीजिए कि पहली बात, क्या जो रीज़न है, ये रीज़न में दी हुई बात ये ट्रू है या फॉल्स? तो आंसर है फॉल्स। फॉल्स बोलने वाला कारण है ये हाई म्यूटेशन रेट। ह्यूमंस में म्यूटेशन का रेट हाई नहीं होता, काफ़ी लो होता है। बैक्टीरिया में, वायरसेस में हाई होता है। तो अगर ये फॉल्स है तो फिर अब ये रीज़न वाली बात तो भूल ही जाओ आप। तो हमारे पास स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि करेक्ट जो इसका ऑप्शन है वो है 2187। देखिए यहाँ एक टेबल भी ऐड कर दिया है मैंने, जहाँ बताया गया है कि ह्यूमन का जो म्यूटेशन का रेट है वो है 5 इंटू 10⁻⁻11। आरएनए वायरसेस का सबसे कम होता है। याद है ना आपको कोरोना वायरस कितना परेशान कर रहा है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो भाई ये इसीलिए है क्योंकि आरएनए के वायरसेस में बहुत तेज म्यूटेशन का रेट है, वो जीनोम बदलते रहते हैं अपना, और इसीलिए वहाँ नए नए वेरिएबल्स मिलते हैं। तो जो पॉइंट दे रखा था हमें कि ह्यूमन में हाई म्यूटेशन रेट होता है, म्यूटेशन रेट हाई नहीं है, वन ऑफ द लोवेस्ट है, इसलिए वो फॉल्स था। और फॉल्स को आप कहाँ किसका रीज़न दोगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी 1392 है, यहाँ बताया गया है द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन। अब दोनों स्ट्रैंड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में है? नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट के बीच में, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप्स के बीच में। देखिए जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर बेसिस सामने तरफ लगे हुए हैं, जो दूसरे स्टैंड के बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बिटवीन द बेसिस है, उसमें शुगर या फॉस्फेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो भाई फिर आंसर इसका हो गया बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस, यानी कि ऑप्शन की आईडी है 5568। ये हम लोग डीएनए के फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स में इसका जिक्र करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1408, निक ट्रांसलेशन। हालांकि मेरे मन में हमेशा सवाल आया कि यार इसको ट्रांसलेशन कहते क्यों हैं। निक ट्रांसलेशन एक वो टर्म है जो हम रेप्लिकेशन के दौरान देखते हैं। देखिए रेप्लिकेशन में जब कभी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो आप जानते हो कि रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए पहले आपको एक आरएनए का प्राइमर चाहिए होता है जो प्राइमर्स एंजाइम बनाता है। फिर मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम आता है और वो उसकी सिंथेसिस करता है। लेकिन बाद में चल करके हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले इस प्राइमर को रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पर नए सिरे से डीएनए बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग निक ट्रांसलेशन कहते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो आरएनए के प्राइमर को ही हटाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, डीएनए 1 ने, ये भी याद रखने वाली बात है, सिंगल स्ट्रैंडेड एक कट मार दिया है। तो जब कभी एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो उसी पोजीशन को आप निक कहते हो। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, उसने यहाँ से एक बेस गायब कर दिया और उसकी जगह पर उसने नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, और वो यही प्रोसेस को रिपीट करते 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 आगे तक बढ़ सकता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। ये डायग्राम अपने आप में बड़ा मज़ेदार है क्योंकि ये डायग्राम रेप्लिकेशन का नहीं है, ये डायग्राम ये बता रहा है कि आप डीएनए को लेबल्ड कैसे करते हो। तो जब निक ट्रांसलेशन चल रहा था तो उन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड लेबल्ड डाल दिया, तो एंजाइम ने उसको भी ऐड कर दिया। तो अब जो ये नया डीएनए का पीस बन रहा है इसमें एक लेबल्ड बेस है, इसे आप कभी प्रोब वगैरह के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस सारे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को वापस देखिए, निक ट्रांसलेशन को करता कौन है? डीएनए 1 ने निक क्रिएट किया था। निक की जगह पर न्यूक्लियोटाइड्स को हटा करके नए ऐड करने का काम था डीएनए पॉलीमरेज 1 का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का इस्तेमाल जनरली हम लोग 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। तो राइबोसोम ट्रांसलेशन में काम आता है, निक ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन। इसलिए मैं कह रहा था कि ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ट्रांसलेशन प्रोसेस तो वो होती है जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। क्या हमने यहाँ आरएनए से प्रोटीन बनाया? नहीं। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने का जिम्मा है राइबोसोम का, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए से पढ़ करके आरएनए बनाता है। तो निक ट्रांसलेशन का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 1, आईडी है 5629। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट 1412, अनदर क्वेश्चन ऑफ डीएनए बायोलॉजी। Which one of the following statement is not true about the role of primase enzyme in the DNA replication?
हम ये जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता। मतलब वो ऐसे नहीं कर सकता कि सिर्फ बेसिस पकड़ा दो और वो डीएनए को जोड़ दे। तो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए पहले से एग्जिस्टिंग एक 3 प्राइम ओएच ग्रुप का होना जरूरी है। इसी का इस्तेमाल करके वो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये जो स्टार्टिंग में पहले से पार्ट अवेलेबल है, जो बनाया गया था एप्लीकेशन में, से हम प्राइमर कहते हैं, आमतौर पे आरएनए का बनता है। और इस प्राइमर को बनाने वाले एंजाइम का नाम है प्राइमेज। प्राइमर की जरूरत दोनों स्टैंड पर पड़ती है, लीडिंग स्टैंड पर एक बार और लेगिंग स्टैंड पर बार बार। हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट की शुरुआत में एक प्राइमर बनाना होता है। तो इसी एंजाइम को लेकर के एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। मैं पहले भी कह रहा था कि क्वेश्चन को ढंग से समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में मांगा क्या गया है। तो नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, यहां भी ट्रू फॉल्स है। इट डज नॉट नीड अ प्राइमर टू फंक्शन। हाँ, प्राइमर्स को अलग से पहले से एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं चाहिए होता, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज अ स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज दैट रिक्वायर्स DNTP। अब यहां पर एक गड़बड़ है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देन ऑप्शन नंबर 3 है, इट इज एन RNA पॉलीमरेज यूजिंग राइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स। हाँ, ये RNA पॉलीमरेज है। डीएनए को पढ़ करके आरएनए बनाने वाला RNA पॉलीमरेज कहलाता है। ये देखिए, प्राइमेज भी आरएनए का ही स्ट्रैंड बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया आपका। इट सिंथेसाइज प्राइमर फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स, ये भी ट्रू है। अब जो मैं बात कर रहा था कि ऑप्शन नंबर 2 में कुछ गड़बड़ है, वो है DNTP की। उसे DNTP नहीं चाहिए होते, उसे केवल NTP चाहिए होते हैं, जिसे आप राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी कहते हो। DNTP चाहिए होते हैं डीएनए बनाने के लिए, लेकिन उसे तो आरएनए बनाना है ना, तो इसलिए उसे NTP चाहिए। और इसी एक बात की वजह से ये ऑप्शन फॉल्स था। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जो नॉट ट्रू था, वो है 5646। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1418। फंडामेंटल क्वेश्चन था। मसूल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट शोड द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मोड इसी मेथड के द्वारा, ऐसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जहां इकोलाई की सेल्स को अलग अलग लेबल्ड सॉल्यूशन में डाला गया था। और फिर ये जो रेडियोएक्टिविटी लेवल की जो वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ था डेंसिटी में, तो डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हमने उनको बैंड्स देखे थे, छोटे बड़े, एंड उससे एक कंक्लूजन क्रिएट किया था कि रेप्लिकेशन अगर सेमी कंजर्वेटिव होगा तब भी ये रिजल्ट पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर नंबर हो गया आपका 567, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 1419। द प्राइमरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ यूवी इंड्यूस्ड TT डाइमर्स आर। जब कभी डीएनए में अगल बगल में थाइमिन्स लगे हों या साइटोसिन्स लगे हों और अल्ट्रावायलेट लाइट पड़े, तो उनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, जिन्हें हम लोग थाइमिन डाइमर के नाम से भी जानते हैं। इंडिड अल्ट्रावायलेट लाइट डीएनए में जो डैमेज करती है, उसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है थाइमिन डाइमर की फॉर्मेशन। हालांकि डाइमर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली थाइमिन डाइमर बनते हैं। तो इसको सही करने का बैक्टीरिया के पास एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट रिवर्सल सिस्टम, और ये करने वाला एंजाइम है डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज एग्जैक्टली इनके ऊपर चिपक जाता है और दूसरी एनर्जीज पकड़ करके वो इन बॉन्ड को डायरेक्ट गायब कर देता है। न्यूक्लियोटाइड नहीं तोड़ना, कुछ नहीं तोड़ना, जस्ट केवल ये जो गड़बड़ वाला बॉन्ड था, केवल उस बॉन्ड को हटाना, इसलिए इसे डायरेक्ट रिवर्सल कहते हैं। यहाँ बाकी ऑप्शन थे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और ग्लाइकोसाइलेज। ये सभी के सभी वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर आपको बेस तोड़ करके हटाना हो या न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना हो। डायरेक्ट रिपेयर में या रिवर्सल में ये इस्तेमाल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एकमात्र डीएनए फोटोलाइज एंजाइम जो ये काम करता है। एक ऐसे एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज भी है जो खास तौर से O6 मिथाइल ग्वानिन वाले म्यूटेशन को डायरेक्ट करेक्ट कर सकता है बिना न्यूक्लियोटाइड को तोड़े। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमें याद रखना चाहिए, अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1420। पोस्ट ट्रांसलेशनल फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन यूजुअली मॉडिफाइज। देखिए, जब भी कभी किसी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा तो ये कई तरह का मॉडिफिकेशन है। ये फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है, या फिर लिपिड का एडिशन, या फिर यूबिक्विटिन का एडिशन, सुमो का एडिशन, बहुत तरह चीजें हैं। इनमें से खास तौर से फॉस्फोराइलेशन तो बहुत बड़ा प्लेयर है। लगभग सभी प्रोसेस में एंजाइम्स के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं फॉस्फोराइलेशन का इन्वॉल्व होता है। सिग्नलिंग,
चाहे आप इम्यूनोलॉजी की बात करें, चाहे आप डीएनए बायोलॉजी की बात करें, तो जो ये फॉस्फोरिलेशन है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करना, ये किस अमीनो एसिड पर होता है? तो देखिए ये 3 अमीनो एसिड हैं, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, जिनका ये मॉडिफिकेशन होता है। आई होप आपने कभी आरटीके का नाम सुना हो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसके नाम में टायरोसिन है इसलिए क्योंकि ये टायरोसिन को टारगेट करता है। तो इसी तरीके से आपने कभी प्रोटीन काइनेज ए का नाम सुना होगा, तो ये सीरीन, थ्रियोनिन के ऊपर ऐड करते हैं फॉस्फेट। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर जो हम देखते हैं फॉस्फोराइलेशन, वो सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन का दिखते हैं। तो देखिए ये आर ग्रुप पर होने वाली एक्टिविटी है। सीरीन का जो OH ग्रुप होता है उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड लग गया, या फिर आपका थ्रियोनिन का जो OH ग्रुप है उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड लग गया। ऐसे ही टायरोसिन के पास भी एक OH ग्रुप था जिसके ऊपर ये फॉस्फोरिक एसिड लग जाता है। इससे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। मेरा सवाल ये भी है कि क्या मात्र यही 3 अमीनो एसिड हैं जिनका फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, या कोई और अमीनो एसिड भी है? इंडीड कुछ और अमीनो एसिड भी हैं जिनका फॉस्फोराइलेशन पॉसिबल है, जैसे कि हिस्टिडीन या फिर आर्जिनिन और लाइसिन। हमने इनके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, और इनके एग्जाम्पल हमने बैक्टीरिया के अंदर देखे हैं, या फिर प्लांट की सिग्नलिंग में भी देखने को मिलता है, जहां पर फॉस्फोरिलेज सिस्टम होता है या फिर 2 कंपोनेंट वाले सिस्टम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो अमीनो एसिड्स थे इन 3 के अलावा उनका फॉस्फोरिलेशन नहीं है। 1-2 अमीनो एसिड ऐसे भी हैं, लेकिन जब भी पहली बार आपसे सवाल पूछा जाएगा किस अमीनो एसिड का होता है, तो आपका पहला जवाब निकल के आना चाहिए सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। क्वेश्चन 1433, लैक ऑपरॉन में प्रमोटर और ऑपरेटर हम किससे कहते हैं? भाई ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कभी नहीं भूलना। प्रमोटर वो जगह है जहां पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना चाहेगा। ऑपरेटर वो जगह है जहां पर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड करना चाहेगा। अब क्योंकि मैं लैक ऑपरेंट की बात कर रहा था, तो लैक ऑपरेंट पे प्रमोटर पे बाइंड करने वाला रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्चुअली में एक रिप्रेसर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन देखिए, ये बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर बात खत्म हो गई। जो पहला है वो प्रमोटर के लिए है, तो रिप्रेसर नहीं, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड रिप्रेसर, ये करेक्ट हो गया हमारा। ये 2 बाइंडिंग साइट हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट का नाम प्रमोटर है, ऑपरेटर की बाइंड करने की जगह है रिप्रेसर के लिए। तो ये भी गलत हुआ, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर पहले आ गया रिप्रेसर, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, 5730। ये डायग्राम दिखा रखा है इसका। प्रमोटर वो जगह है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड करेगा, और कैप वाली साइट पर कैप प्रोटीन आके बाइंड करता है लैक ऑपरॉन में। क्वेश्चन 1434, द बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए बाइंड टू राइबोसोम थ्रू द। देखिए बैक्टीरिया का ये मैसेंजर आरएनए है जिसके 5 प्राइम एंड पर आकर के छोटा वाला राइबोसोम चिपकना चाहता है। छोटा वाला राइबोसोम मतलब छोटी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, एक को बोलते हैं हम 50S और एक को बोलते हैं 30S। तो 30S वाली जो यूनिट है वो यहाँ आके बाइंड करती है, और उसके पास अपना एक आरएनए है जो बेस पेयरिंग कर सकता है 5 प्राइम वाले एंड से। इस 5 प्राइम वाले एंड को हम लोग बोलते हैं SD सीक्वेंस, जो मैसेंजर आरएनए में है। और जिस राइबोसोमल आरएनए से उसने बाइंड किया उसका नाम है 16S राइबोसोमल आरएनए। तो कोजेक सीक्वेंस इज नॉट द आंसर। बट कोजेक सीक्वेंस होती क्या है? कोजेक सीक्वेंस यूकैरियोट में पाए जाने वाली सीक्वेंस है, और ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं होती, याद रखिएगा। कोजेक सीक्वेंस के थ्रू सिस्टम ये पहचानता है कि करेक्ट स्टार्ट कोडॉन कौन सा है। दूसरा है नॉन स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो भाई नॉन स्पेसिफिक तो नॉन स्पेसिफिक ही है, किसी काम की नहीं है फिलहाल। टाटा बॉक्स डीएनए में वो सीक्वेंस को बोलते हैं जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाइन डलगर्नो सीक्वेंस, इसी को हम SD कहते हैं, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर 5733 का। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि राइबोसोम की 30S सब यूनिट में पाया जाने वाला 16S राइबोसोमल आरएनए बेस पेयरिंग करता है साइन डलगर्नो सीक्वेंस से। और देखिए स्टार्ट कोडॉन यहाँ है बाहर, साइन डलगर्नो सीक्वेंस में नहीं है। अब यहाँ इस डायग्राम के थ्रू हम लोग दोनों सीक्वेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए ये सीक्वेंस है कोजेक, और कोजेक सीक्वेंस में
जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है AUG। इसी को रिकॉग्नाइज करके स्टार्ट किया जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में टिपिकल राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं होती जैसे कि बैक्टीरिया में है SD सीक्वेंस। यहाँ पे जो कैप और कैप बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये सब मिलकर के डिसाइड कराते हैं कि भाई यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होना है। लेकिन पहला कोडोन कौन सा है ये जानने के लिए कोजेक सीक्वेंस का रोल होता है। देन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1436 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता क्या है भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है RNA को पढ़ करके DNA में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम। तो जब हम ये डिपेंडेंट वाले स्टोरी में बात करते हैं तो मुझे RNA पर डिपेंड होकर के DNA बनाने वाला एंजाइम चाहिए, यानी कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। हर एक के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एग्जाम्पल्स हैं आपके सभी तरह के जो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मतलब RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स और आपके प्राइमेज। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया। एक एग्जाम्पल और भी है इसका, सोचिएगा। फिर दूसरे हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, जो कि RNA रेप्लिकेज एंजाइम होते हैं वायरसेस के, जिनका जीनोम RNA होता है वायरस का जीनोम, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते उनमें। क्वेश्चन नंबर 1458। An unknown solution shows distinct peaks at 260 and 280 nanometer in the UV spectrophotometric analysis। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? देखिए, 260 नैनोमीटर पर DNA और RNA ऑब्जर्व करते हैं और 280 पर ऑब्जर्व करता है प्रोटीन। तो यहाँ पर मुझे प्रोटीन, DNA एंड RNA इन तीनों के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो इसका आंसर है 5830। अब ये डायग्राम दिखाया गया है। 260 नैनोमीटर पे जनरली DNA और RNA ऑब्जॉर्बेंस दिखाते हैं, तो 280 के ऊपर प्रोटीन्स दिखाते हैं और सॉल्ट 230 के आसपास। हम सॉल्यूशन जब कभी DNA आइसोलेट कर रहे होते हैं या प्रोटीन आइसोलेट कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन में प्योरिटी चेक करने के लिए इस मेथड का जनरली हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन की आईडी है 1459। अ प्रमोटर इज अ। प्रमोटर का जिक्र पहले भी आया था जब हम लैकोप्रोन की बात कर रहे थे। तो प्रमोटर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या है? सीक्वेंस एट द 3' एंड ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। बट अगर मैं बात करूं कि जहां DNA का टर्मिनेशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, तो वहां के 3' साइड पर मतलब और आगे जाकर के प्रमोटर होगा? नहीं, प्रमोटर हमेशा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से पहले होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है जहां से स्टार्ट हुई कहानी +1 और टर्मिनेशन, इसके बीच के पार्ट को हम ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं। तो पहला तो भाई फॉल्स हो गई कहानी। सीक्वेंस ऑन RNA फॉर प्रोटीन बाइंडिंग। प्रमोटर जो सीक्वेंस है वो DNA पर बताई जाती है, RNA पर नहीं। इंडीड जर्नली प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। वर्ड या इस्तेमाल जो किया मैंने वो है जर्नली, याद रखिएगा इस बात को। कुछ केसेस में इंटरनल प्रमोटर्स होते हैं जैसे कि राइबोसोमल RNA के प्रमोटर्स, जिनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। पहली बात तो यह है कि प्रमोटर RNA पर नहीं पाया जाएगा, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये DNA पर पाए जाने वाली सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस ऑन द DNA रिकॉग्नाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है कि प्रमोटर वो DNA की सीक्वेंस होती है जिस पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इनिशिएशन को, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को स्टार्ट करेगा। सीक्वेंस ऑन द RNA वेयर राइबोसोम बाइंड, अगेन ये भी RNA के ऊपर बताया गया था, तो इसको पढ़ना वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर मैं कहूं तो भाई डायग्रामेटिकली ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है पूरी। तो जहां RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है उसे प्रमोटर कहते हैं, और वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। -10, -25 अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोट की, और अगर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो टाटा बॉक्स, कार्ड बॉक्स, GC बॉक्स वगैरह। क्वेश्चन 1460। मैच द एंजाइम इन द लिस्ट 1 टू देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन इन द लिस्ट 2। अब ये मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले को मैच करने की कोशिश करो। DNA प्राइमेज, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे थे। तो DNA प्राइमेज क्या करता है? सिंथेसाइज ऑफ RNA प्राइमर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि थर्ड। अब A का थर्ड जिनमें है, आपको इनको फोकस करना है, बाकी को आप भूल जाओ। इसमें नेक्स्ट है B का फर्स्ट और B का फोर्थ।
तो बी है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज तो मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो भाई आंसर हो गया आपका ये वाला। अब इसी लाइन के बाकी ऑप्शंस को आपको चेक कर लेना चाहिए। सी का सेकंड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए सेकंड बोला है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाता है आरएनए से, ठीक है बात ये भी। डी का वन, पॉली ए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड पर एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है आरएनए के अंदर, तो ये बात भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 5837। क्वेश्चन 1461, राइबो स्विच क्या है? आंखें बंद करो और डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो कि भाई राइबो स्विच क्या होते हैं। राइबोजाइम नहीं, राइबो स्विच। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ नॉन कोडिंग आरएनए दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, और ये ऑप्शन काफी टेम्पटिंग है, आपका मन करेगा इसको मार्क करने का, बट आंख बंद करके एक बार इस लाइन को रिपीट कीजिए, अ नॉन कोडिंग आरएनए दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये किसकी डेफिनेशन है? अ नॉन कोडिंग आरएनए दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो भाई ये डेफिनेशन है माई और साई आरएनए की, नॉट फॉर द राइबो स्विच। राइबो स्विच एक कंप्लीट नॉन कोडिंग आरएनए नहीं होता। ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ये उसका ही एक सेगमेंट है। आपको याद होगा कि आपने कभी ट्रिपऑपरॉन पढ़ा हो, और ट्रिपऑपरॉन में लीडर सीक्वेंस होती है, तो वो अलग थोड़ी है, वो मैसेंजर आरएनए का ही पार्ट है। राइबोसोम भी आकर इस पे बाइंड करते हैं, उसका ट्रांसलेशन भी होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 है आरएनए मॉलिक्यूल एक्टिंग एज एन एंजाइम। अब अगेन आंख बंद करके डेफिनेशन सोचोगे तो ये डेफिनेशन है राइबोजाइम की। देन आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैन चेंज इट्स फंक्शन अंडर न्यू एनवायरनमेंट। अब एक आरएनए का मॉलिक्यूल जो फंक्शन चेंज करेगा, हम पूरे आरएनए की बात कर रहे हैं। आ स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी मैसेंजर आरएनए सेगमेंट जो बाइंड करता है स्मॉल मॉलिक्यूल में। इंडिट, ये डेफिनेशन है राइबो स्विच की। राइबो स्विच की सबसे पहली शर्त है कि वो आरएनए का एक पार्ट है, और दूसरी शर्त है कि भाई उसे अपनी कंफर्मेशन में बदलाव लाने के लिए किसी लाइगेंड के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है। तो जर्नली कोई लाइगेंड आके बाइंड करता है राइबो स्विच के साथ में, उसकी शक्ल बदल जाती है और उसी के बेस पर वो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पर असर डाल सकता है। इंडिट, जीन रेगुलेशन का तरीका है, लेकिन डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1466, आर डीएनए सीक्वेंस हैज 2 एंड्स 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? भाई ये तो हमारे बचपन वाला सवाल है। जब कभी हमने पहली बार लाइफ में डीएनए पढ़ना शुरू किया था, तो हमने पढ़ा था कि डीएनए के 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होते हैं। 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट, 3 प्राइम एंड पर OH। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, तो मतलब इधर 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट और इधर 3 प्राइम एंड पर OH। तो उसी की बात कर रखी है। एनी ग्रुप कैन बी प्रेजेंट, गलत बात है। 3 प्राइम एंड पर फॉस्फेट होता है, नहीं होता। 5 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल नहीं होता। 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, हाँ ये बात ठीक कह रखी है। तो ऑप्शन इसका लास्ट वाला है 5862 जो करेक्ट आंसर है। 1467, टीलोमरेज एंजाइम। जब हम लोग अभी इस तरह के ऑप्शंस की बात करें तो मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप के एग्जाम्पल का एक और। तो अब आप बात आ गई है उसकी वापस। टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम, इस एंजाइम के पास अपना खुद का एक आरएनए है, जिसे कई बार गाइड आरएनए भी कहते हैं, इंटरनल आरएनए टेम्पलेट, और ये इसी आरएनए को पढ़ करके डीएनए के एंड्स को बढ़ा रहा होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई भाई? आरएनए पर डिपेंड होकर के डीएनए के सिंथेसिस करने वाली। और जब हम लोग आरएनए पर डिपेंड करके डीएनए बना रहे हैं तो उसका दूसरा नाम क्या था एग्जाम्पल के रूप में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो टीलोमरेज एंजाइम भी एक टाइप का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और टीलोमरेज की हमने बात करी ही है, तो भाई ये भी याद रखो कि टीलोमियर्स कोई सीधे से एंड नहीं होते, यहाँ लूप की फॉर्मेशन होती है, मल्टीपल प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं ताकि डीएनए के एंड प्रोटेक्टेड रहें। और ह्यूमन में जो टीलोमियर की रिपीटेड सीक्वेंस है वो है TTAGGG, जो कि मल्टीपल टाइम रिपीट होती है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो गेट बी में आए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे डीएनए बायोलॉजी के और क्वेश्चंस जो कि बैट में आए थे। चलिए फिर अपने क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शंस पे ध्यान दीजिए, और जो गलतियां यहां की हैं कोशिश कीजिए कि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।